हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन ख़त्म कर चुके थे चैप्टर, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर। ठीक है, तो अगर आपने पिछला वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो एक बार आप पढ़ के आना, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर रिलेट भी होंगी। यहाँ पर मेनली हम बात करेंगे इस चैप्टर में कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड कि हाँ हमें कैसे ध्यान रखना चाहिए, काफ़ी चीज़ें, ये सब रिलेटेड कुछ बातें होने वाली है। ठीक है, तो एक एक करके चीज़ें थोड़ा समझते जाना, और इस चैप्टर को पढ़ने का एक तरीका आप फॉलो करना कि इसमें एनसीईआरटी की रीडिंग आप अच्छी रखना। जहाँ जहाँ पे मेन पॉइंटर्स है वो मैं सारी चीज़ें टच करता चलूँगा, बट हाँ आप एनसीईआरटी में साथ साथ में हाईलाइट भी करते चलना। ठीक है, तो देखो चैप्टर हम शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि आखिर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम बोल किस बात के ले रहे हैं। ठीक है, हेल्थ की डेफिनेशन पता है। अगर हम WHO के अकॉर्डिंग देखें तो हेल्थ की डेफिनेशन WHO क्या बोलता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो तो सिंपली ये कहता है कि हेल्थ आपका ये मतलब होता है कि आप फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और सोशली भी आप फिट हो। सोशली फिट होने का मतलब है समाज में भी तो इज्जत होनी चाहिए ना, है कि नहीं। फिजिकली आप हेल्दी हो, ठीक है, इमोशनली या मेंटली आप हेल्दी हो, साथ ही साथ आप सोशली भी हेल्दी हो, है ना। ये तो तीनों चीज हमें क्या बताती थी कि ये हेल्थ की डेफिनेशन हुआ करती थी, है ना। अब यहीं पर बात आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है। कहने का मतलब ये है कि हेल्थ की तो डेफिनेशन आपको आई, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है आप यहाँ पर बस खाली एक चीज़ ऐड कर दो, जिसको आप क्या बोल रहे हो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का हेल्दी रहना, या फिर आप कह लो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फंक्शन कर पाना प्रॉपर तरीके से, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्राइटेरिया में सब आ जाता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी हो, है ना, या आप कह लो वो फंक्शन भी कर रहे हो। ठीक है, बंदूक में गोली हो और बंदूक ना चले, कोई मतलब थोड़ी है, तो मतलब वो फंक्शन भी करते रहें। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों चीज़ को अगर आप कंबाइन कर दो, कंबाइन करने के बाद जो डेफिनेशन आपकी बनती है वो क्या है, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। ये एनसीईआरटी लिखती है प्रॉपर तरीके से, तो रीड ज़रूर कर लेना कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का हेल्दी होना मतलब, हेल्दी होने का मतलब ये नहीं कि वो देखने में ही हेल्दी है, मतलब वो फंक्शन भी कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, वो हम कह रहे हैं कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी, ये चीज़ है। दूसरी एक टर्म है कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी क्या होता है, मेरे को ज़रा ये बताओ। रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, एक बार ज़रा ये चीज़ देखना, क्या आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी में आते हो। कहने का मतलब ये है कि इसमें क्राइटेरिया ये लिया गया कि जो भी सोसाइटी में जो भी लोग हैं, मेन चीज़ तो हम जान रहे हैं कि इस डेफिनेशन की चीज़ें आ ही रही हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी हो, फंक्शनल हो, ये तो आएगी ही सोसाइटी में। अब आप और भी क्या बातें कर रहे हो, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी हो, फंक्शनल हो, साथ ही साथ यहाँ पर लोगों का जो बर्ताव है आपस में एक दूसरे के प्रति, अगर कोई सेक्स रिलेटेड कोई भी बातें चल रही हैं कि हाँ चलो कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई किसी को प्रॉब्लम है या किसी को किसी तरह की कोई बीमारी है, कुछ भी ऐसा कुछ एक्सपेक्ट हो जिससे इंटरेक्शन हो रहा हो लोगों का, तो उसमें किसी का हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि नहीं वो शर्मा रहा है, बात ही नहीं कर रहा है कि नहीं इनको तो ये वाली बीमारी हो गई, इनको तो ये हो गया, वो हो गया। मतलब इंसान हेजिटेट ना करे बात करने में, वो फ्रीली आपसे कंफर्टेबली बात कर पाए। तो होगा क्या इससे कि नॉर्मली इंसान जो इंटरेक्ट करता है, अगर कोई चीज़ उसके अंदर है, कोई मन में है, या उसे ट्रीटमेंट की एक्चुअल ज़रूरत है, तो वो सही बात में मतलब किसी सही डॉक्टर के पास जा तो सके एटलीस्ट। तो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी होना भी बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पे मैं क्या चीज़ बता सकता हूँ कि आप ये जानो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी तो होंगे ही, है ना, रिप्रोडक्टिव
ऑर्गन्स हेल्दी, या फंक्शनल ही तो मैं बात कर रहा हूँ, प्लस साथ ही साथ इनका इंटरेक्शन नॉर्मल होना चाहिए, जो अभी मैंने बात करी, ठीक है। नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस है ना, इमोशनल एंड बिहेवियरल इंटरेक्शन, ठीक है, अमंग पीपल। किस बात से रिलेटेड? रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स, है ना। इन बातों से रिलेटेड इनका नॉर्मल बिहेवियरल इंटरेक्शन होना चाहिए, तब आप ये कह सकते हो कि हाँ ये सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी है, और ये एक पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन है। क्या ये हमें क्लियर होती है? अब देखो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके हम काफ़ी ज़्यादा जागरूक हों, ये हमारा मेन एम था भी। और अगर देखा जाए वैसे आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में बढ़ी थी, और यहीं पे गवर्नमेंट ने कुछ एक्शंस भी लिए थे। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने सबसे पहला, इंडिया ही ऐसी कंट्री थी जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक प्राइम गोल मान लिया था अपना, कि मुझे अवेयरनेस फैलानी है अपने देश में और प्रॉपर तरीके से सबको एजुकेट करना है, ताकि पहली चीज़ तो पॉपुलेशन कंट्रोल में हो जाए, दूसरी चीज़ इन सारी चीज़ों को लेके जो इंसान इतना शर्म के मारे चीज़ें शेयर नहीं करता, बताता नहीं है, छुपाता है, तो इसके वजह से और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो ये अवेयरनेस फैलाना, उन्हें जागरूक करना, तो ये सब करने का भी काम गवर्नमेंट ने किया। मतलब यहीं पे एक बात आप कह सकते हो कि इंडिया पहली ऐसी कंट्री थी जिसने सबसे पहले एक्शन लिया, सबसे पहला इसके तरफ कोई प्रोग्राम लॉन्च किया था, ठीक है। वो अभी हम बात करते हैं, ये चाहो तो आप नोट डाउन कर लो एक बार। हो गया होगा? देखो एक सेकंड, चलो थोड़ा सा हम यहां से आगे चलते हैं। यहीं पे हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। सबसे पहले इंडिया सबसे पहली ऐसी कंट्री थी, ठीक है, इंडिया फर्स्ट कंट्री थी टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स and programs किस चीज के लिए? टू अटेन हेल्दी सोसाइटी, टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना। ताकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ अटेन कर पाए, इसके लिए सबसे पहला कदम इंडिया ने ही उठाया था। और यहीं पे एक बात हमें समझ भी आती है कि 1950 के टाइम पर ही इंडिया ने अपना पहला फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। हालांकि देखो इस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ये तो 1950 के आसपास जो भी है ये आया था। अब देखो इसके केस में था क्या, काफ़ी सारी चीज़ें कंसिडर करी गई थी। अवेयरनेस फैलाना, जागरूक कर देना लोगों को, एजुकेट करना लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, ये सब बारे में जागरूक करना इनका एक रोल तो था ही था। अब ध्यान देना यहाँ से कि यही प्रोग्राम के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आ रही थी, इनमें क्या किया गवर्नमेंट ने, और भी सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करी, और भी सारी चीज़ें ऐड करी कि भाई इसमें सिर्फ एक ही क्राइटेरिया मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐड करो, तब हम एक प्रॉपर एक अच्छा सा प्रोग्राम बनाते हैं।
तो इसी को आप ये कह सकते हो कि इसी को इम्प्रूव करके एक जो प्रोग्राम बनाया उसमें चाइल्ड के सेफ्टी, चाइल्ड के एडोलेसेंस, ये सब, और साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ इंक्लूड हुई, मदर और उसका जो बेबी होता है उसकी केयर करना। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड भी करी गई। तो उस प्रोग्राम को बदल के उसका नाम दे दिया गया रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, इम्प्रूव्ड करके, है ना। तो पॉइंट्स मैं इसी में सारे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ कुछ आएंगे इसमें भी, बट इम्प्रूव्ड वाले में जो कि रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, इसके अंतर्गत बातें करी गई हैं, ठीक है। पॉइंट्स तो एनसीईआरटी इसके बारे में ही प्रॉपर लिखती है, बट हाँ कुछ पॉइंट्स यहाँ कर भी थे, क्योंकि है तो ओवरऑल इसी का इम्प्रूव्ड वर्जन, कहते हैं ना उसका, जैसे 2.0 वर्जन आ गया, 3.0 वर्जन आ गया, मतलब उसका एडवांस वर्जन आ गया, तो ऐसे ही समझो इसका एडवांस वर्जन आ गया। इसमें क्या क्या चीज़ें कंसिडर करी गई। पहली चीज़ अवेयरनेस क्रिएट करी गई लोगों के बीच में, किस बात को लेके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके, ठीक है। क्रिएटिंग अवेयरनेस किस बात को लेके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके। आप एनसीईआरटी रीड करोगे सारे पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके अवेयरनेस क्रिएट किया गया। साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ आई इस प्रोग्राम में कि आप एक काम करो कि जो स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं या फिर जो एडोलेसेंस एज में आ गए हैं, मतलब लड़कियां जो 12 साल 13 साल के ऊपर हो गई हैं, मतलब प्यूबर्टी वाली एज में एंटर कर रही हैं, ठीक है। एडोलेसेंस जिसको आप बोल रहे हो यौवना अवस्था, है ना। बॉयज़ में देखा गया क्या 14 साल 15 साल, ये क्या है, ये एडोलेसेंस की एज है। इस टाइम पे बोला क्या गया, जिसको आप बोल रहे हो टीन एज भी, है ना, 12 साल के बाद वाली एज। अब देखो वो एज के जो भी बच्चे हैं, तो वहाँ पे किया क्या गया कि स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन के तरफ थोड़ा सा बढ़ावा दिया गया कि बच्चों को गाइड करो, उन्हें बताओ कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, एडोलेसेंस एज क्या होती है, कि आपके एज में क्या क्या होता है, आपके अंदर क्या इमोशनल बिहेवियरल चेंजेस आ सकते हैं, क्या हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है जिसके वजह से आप कोई गलत डिसीजन ले सकते हो, है ना। और अगर बच्चे उस उम्र पे हैं कि हाँ वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल हैं, और अगर किसी के साथ फिजिकल रिलेशन में भी हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि हाँ सेक्सुअल हाइजीनिक प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, और इस बात का भी ध्यान होना चाहिए कि कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ये ना होने पाए। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन भी प्रोवाइड कराई गई, ठीक है। सेक्स एजुकेशन कहाँ पर, स्कूल्स में प्रोवाइड करी गई। किन बातों को लेके, एडोलेसेंस एंड उसमें आने वाले जो भी चेंजेस होते हैं बॉडी में, ठीक है, उनके बर्ताव में, उनके जो भी बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। अब ऐसा ना हो कि अगर आप उनको समझाओ ना, बात ना करो उनसे, ठीक है, चीज़ें शेयर ना करो, तो इसमें रोल काफ़ी ज़्यादा आया टीचर्स का भी, टीचर्स का आया, पेरेंट्स का आया, इन सब का काफ़ी रोल आया कि बच्चों के प्रति थोड़ा सा बातचीत करें, उनसे बोलें, इन चीज़ों को समझाएं कि ऐसा ऐसा होता है, ताकि बच्चे कोई भी चीज़ छुपा ना पाए, या उनके मन में कोई चीज़ें होता है ना, छोटी छोटी बात को लेकर बहुत घबरा जाते हैं या बहुत अपने आप को लो फील करते हैं कि मुझे ऐसा कैसे बोल दिया किसी ने। तो ये सब एज में ऐसा होता है, तो इस चक्कर में वो कोई गलत डिसीजन ना ले जाए, तो इन चीज़ों के प्रति भी ध्यान दिया गया, ठीक है। एडोलेसेंट, उसमें आने वाले चेंजेस क्या क्या हैं, ठीक है, सेक्स रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट है वो सारी चीज़ें, या फिर आप कह सकते हो सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, है ना, प्रैक्टिसेस। और एक और चीज़ का ध्यान रखने को बोला गया कि इन्हें थोड़ा सा गाइडेंस भी दो कि सेक्स रिलेटेड या फिर जो भी
सेक्सुअल जो डिजीज़ेस होती हैं, जो ट्रांसमिट हो जाती हैं, इसके बारे में भी उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक सेफ हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस वो परफॉर्म कर भी पाएँ, है ना। नॉलेज अबाउट या गाइड अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है। इन सब के बारे में ऐसे धीरे धीरे सारी चीज़ें गाइड करी गई। और देखो इसके अंदर और भी क्या चीज़ें आई। कपल्स होते थे जो रिप्रोडक्टिव एज के, मैरिज हो चुकी है, कपल्स को भी एक चीज़ ये बताई गई कि अगर आप बच्चे और ज़्यादा नहीं चाहते हो तो हमारे पास बर्थ कंट्रोल के भी ऑप्शन है। तो गवर्नमेंट ने ये चीज़ भी बताई कि बर्थ कंट्रोल के ऑप्शन है, पिल्स आती हैं या और भी बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं या आप कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हो कि प्रेगनेंसी ना होने पाए। तो इन सारी चीज़ों के ऑप्शंस उन्हें बताए गए। साथ ही साथ उन्हें कुछ गवर्नमेंट ऐसा भी करती थी कि अगर आप ऑपरेशन करा ले रहे हो तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। मतलब ओवरऑल ये चाहती थी कि आपके अगर 2 बच्चे हो गए हैं और इससे ज़्यादा अब चाह रही है गवर्नमेंट कि आप और ज़्यादा पॉपुलेशन ना बढ़ाओ, कंट्रोल रखो। तो उस चीज़ों के लिए हमें पता था कि लोगों को पैसे से कंट्रोल हम कर सकते हैं। तो जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते थे तो उनका क्या किया जाता था कि उनसे पूछा गया कि हाँ कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, अब आपको बच्चे नहीं चाहिए तो आप ऑपरेशन करा लीजिए, हम इतने पैसे आपको दे देंगे, या ऐसा कुछ गवर्नमेंट करती भी थी ताकि उन्हें प्रमोट किया जाए और ये चीज़ बताई भी जाए कि ओवरऑल पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आप भी थोड़ा सा सहयोग करिए कि पॉपुलेशन ज़्यादा ना बढ़े। अगर ज़रूरत नहीं है तो अननेसेसरी उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना लोड ना डालो। तो ये चीज़ करी गई। तो एजुकेट भी किया गया, किसको? एजुकेट कपल्स, ठीक है, कपल्स को एजुकेट किया गया किन बातों के लिए कि बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस बताए गए, बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस बताए गए, ठीक है। साथ ही साथ हाँ इन्हें ये भी बताया गया कि अगर वुमेन प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो प्रेग्नेंट वुमेन की केयर कैसे करी जाती है कि वो अपना देखभाल करे, अच्छे से ध्यान रखे, ताकि क्या हो मदर की हेल्थ पे कोई प्रॉब्लम ना आए, कि कोई दिक्कत आ जाए। पहले के टाइम पे क्या होता था, जब भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं था, हेल्थ रिलेटेड सारी चीज़ें, हॉस्पिटल, ये सब अच्छे से डेवलप नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी, तो होता क्या था कि मदर क्या होता था, जब भी मदर जन्म देती थी बच्चे को तो उस टाइम तक प्रेगनेंसी दौरान भी चांसेस हो जाते थे कि या तो मदर की डेथ हो जाए या तो बच्चे की डेथ हो जाया करती थी, जिसको आप मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट बोलते हो। मदर की डेथ हो रही है तो इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट बोलते हो अगर बेबी की डेथ हो रही है। तो ये पहले बहुत ज़्यादा होता था। जैसे जैसे हम इम्प्रूव करते गए, जैसे जैसे फैसिलिटीज़ अच्छी आती गई, तो इनमें गिरावट आई। मतलब मदर की भी जान ज़्यादा से ज़्यादा बचने लगी, बच्चा भी सरवाइव करने लग गया, क्योंकि हम सीख गए थे चीज़ें कैसे ध्यान देना है। तो यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई कि प्रेग्नेंट वुमेन की केयर कैसे करनी है, एंड साथ ही साथ अगर बेबी हो गया है तो बेबी के होने के बाद उसका कैसे ध्यान दिया जाए, पोस्ट नेटल केयर, है ना, पोस्ट नेटल केयर। और एक और चीज़ यहीं पे बताई गई कि ब्रेस्ट फीडिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है बच्चे के लिए, माँ का दूध बच्चे के लिए कितना ज़रूरी है, कितना इम्पॉर्टेंस है ना। कोलेस्ट्रॉल की इम्पॉर्टेंस बताई गई कि कितना वो ज़्यादा ज़रूरी है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, सारी चीज़ें उसमें आ गई, है ना। ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पॉर्टेंस, ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पॉर्टेंस, बराबर। सारी चीज़ें तो थी ही थी, एक चीज़ पर बड़ा ध्यान दिया गया। एमनियोसेंटेसिस आपने वर्ड सुना होगा, जिसको प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं। याद करो जब मैंने एम्ब्रियो बताया था तो एम्ब्रियो में ऐसे बताया था कि एम्ब्रियो एक ऐसी बड़ी सी थैली में ऐसे छुपा हुआ रहता है, और इस थैली में जो फ्लूइड भरा रहता है जिसको आप क्या बोलते थे, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते थे। इसी फ्लूइड से कुछ सेल्स निकाली जाती थी जिससे ये पता कर लिया जाता था
क्रोमोसोम की स्टडी करके कि जो अंदर बेबी बन रहा है उसका सेक्स डिटर्मिनेशन कर लेते थे कि वो मेल है या फीमेल है। हालांकि ये स्टडी करनी शुरू इसलिए की गई थी कि हाँ, अगर बच्चे में कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, किसी तरह की कोई बीमारी आने वाली है कोई बीमारी, तो इन चीज़ों का हम जान पाएँ, इसलिए हमने ये चीज़ शुरू करी थी। लेकिन हाँ, इसका इंडिया में मिसयूज़ भी काफ़ी ज़्यादा होने लगा कि लोग पहले से ही चेक करा लेते थे, अगर लड़की है तो एबॉर्शन करा लो, लड़का है तो मत कराओ। तो इस चक्कर में होता क्या था, लोग इसका गलत यूज़ करने लगे और फीमेल फीटिसाइड के केस बढ़ने लगे। मतलब जो भी बेबी फीमेल थी माँ के पेट में, उसका एबॉर्शन करा दिया जाता था, तो पॉपुलेशन फीमेल्स की घटती गई। तो इन चीज़ों पे प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट ने एक्शन भी लिया, बैन किया इन सबको, है ना। किस चीज़ पे? एमनियोसेंटेसिस पे, एमनियोसेंटेसिस पे, जो कि क्या है? प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन है, प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन है। इस पे प्रॉपरली गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। ये एक बार आप चाहो नोट कर लो। थोड़ा सा इसके आगे बढ़ता हूँ तो सारी चीज़ें हम कवर करते हैं कि पॉपुलेशन अब स्टेबिलिटी की बात हम करेंगे इसके बाद। ठीक है, कि हम ये सारी चीज़ें अवेयर कर रहे थे, ये सब हो रहा था, हम नोटिस भी करते जा रहे थे कि जब से आज़ादी हुई थी, मतलब 1947 1950 ये सब जब हुआ, उस टाइम के बाद से हमने देखा बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई थी। ठीक है, लोग नॉर्मली, सिंपल सी बात थी, पहले तो अंग्रेज़ों के गुलाम थे ही, तो अंग्रेज़ तो दुम दबा के काम कराते थे, छुट्टी नहीं मिलती थी, तो इंसान दिन भर काम करे, थक जाए, सो जाए। लेकिन जब आज़ादी हुई तो पूरी तरह आज़ाद हो गया, मतलब कोई काम धंधा बचा ही नहीं, खाओ पियो और रिप्रोडक्शन करो, मतलब खाओ पियो जनसंख्या बढ़ाओ, यही काम करता था इंसान। तो पॉपुलेशन बढ़ती बहुत ज़्यादा चली गई। तो 1950 के बाद से आप देखोगे लगभग 3 गुना बढ़ गई थी पिछले, मतलब 50 साल बाद, लगभग 1950 से लेके सन 2000 तक लगभग 3 गुना पॉपुलेशन बढ़ी है। बट अगर आप देखो पूरे विश्व की बात करें, पूरे वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन 3 गुना हुई थी वो 100 साल के अंतर्गत हुई थी, लेकिन इंडिया में 50 साल में ही 3 गुना बढ़ गई। समझ रहे हो कितना ज़्यादा, इतना ज़्यादा तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ी थी। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्शन भी लिए, हम एक एक करके अभी चलेंगे यहाँ सब चीज़ें। ये तो गवर्नमेंट के ही एक्शन चल रहे हैं ये सब, कि गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें की कि हाँ थोड़ा इंट्रोड्यूस करो, लोगों को जागरूक करो, तो ये सब बातें करी थी। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा, आ जाओ। थोड़ी सी आगे हम बात कर लेते हैं। अगला आपका टॉपिक है क्या? पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। ठीक है, बर्थ कंट्रोल हम बाद में आगे पढ़ेंगे। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन से रिलेटेड जो भी बातें, उसे आओ ज़रा सा बता देता हूँ क्या है। ठीक है, टॉपिक क्या है? पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। थोड़ा पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की बात करता हूँ, बर्थ कंट्रोल हम आगे बाद में पढ़ेंगे। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही थी। ठीक है, इन सब के बारे में हमें पता कैसे चला? हम कहीं ना कहीं चीज़ें नोटिस कर रहे थे, या कहीं ना कहीं उसका हम रेट देख रहे थे कि हाँ, जैसे होता है ना जनगणना होती है, तो ऐसे साल भर साल भी हो सकती है, या फिर होता है कभी कभार 50 साल पे हुई, 100 साल पे हुई। तो ऐसे हम देख रहे थे कि पूरे वर्ल्ड में कितना बढ़ रही है जनसंख्या और भारत में कितना बढ़ रही है, इसका कंपैरिजन कर रहे थे। तो वैसे अगर आप देखना, मैं अगर एक बात करूं, नॉर्मली 1900 के आसपास देखा गया, सन 1900 में
जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी, वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी ये लगभग 2 बिलियन थी। ये तो पता होगा मिलियन विलियन, 1 मिलियन क्या होता है? 10 लाख। 10 मिलियन क्या हो गया? 1 करोड़। 100 मिलियन क्या हो गया? 10 करोड़। उसी तरह करते करते जब आप 2 बिलियन बोल रहे हो मतलब क्या 200 करोड़, ठीक है। तो इतनी जनसंख्या ऐसे ही जब आपने देखा 100 साल बाद सन 2000 में, तो ऐसा लगा कि 2 बिलियन से बढ़ बढ़ के ये लगभग 6 बिलियन हो गया, ठीक है, जो कि पॉपुलेशन बढ़ रही थी पूरे विश्व के हिसाब से देखा जाए, पूरे वर्ल्ड के हिसाब से। बट अगर मैं यहीं बात करूं, एक क्राइटेरिया यहीं छोटा सा ले लूं, इंडिया का अगर मैं मामला देखूं सिर्फ भारत में, तो एनसीईआरटी एक चीज़ लिखती है, यहाँ भी कुछ रही होगी, एनसीईआरटी एक चीज़ लिखती है, जब भारत आज़ाद हुआ उसके आसपास तो हमने देखा कि जो भी जनसंख्या थी चलो थी ही, 350 मिलियन के आसपास थी जनसंख्या, मतलब 35 करोड़, है ना। जैसे मैंने बताया 10 मिलियन मतलब 1 करोड़, उसी तरह अगर मैं बात करूँ 350 मिलियन मतलब 100 मिलियन मतलब 10 करोड़, मतलब 35 करोड़ यहाँ पर जनसंख्या थी। कब, किस टाइम पर थी? 1950 के आसपास। फिर देखा गया सन 2000 आते आते यही पॉपुलेशन बढ़ के 1 बिलियन पहुँच गई, मतलब 35 करोड़ से 100 करोड़ के आसपास पहुँच गई। कहने का मतलब है अगर मैं मोटा मोटा मानूं तो ये 3 गुना बढ़ गई इस बीच 50 साल के गैप में, जबकि ये 3 गुना बढ़ी थी कब? 100 साल के गैप में ये बढ़ी थी, ठीक है। तो ये ध्यान देना कि ये बड़ा तेजी से इम्प्रूव हुआ था। 2011 में भी देखा गया ये तो 7.2 बिलियन हो गया था और ये बढ़ते बढ़ते 1.2 बिलियन हो गया। इंडिया का कंपैरिजन देख रहे हो कितना खतरनाक लेवल पे है। तो यहाँ पे ये चाहो तो मिटा लो, ठीक। तो कंपैरिजन ये देख के समझ आ रहा है कि किस लेवल तक चीज़ें जा रही हैं। ये 3 गुना कितना ज़्यादा, अब ये बढ़ता गया। अब इनमें देखो 2-3 चीज़ें और भी थी, इनमें कई क्राइटेरिया देखे गए कि बहुत सारी चीज़ें जिसके वजह से रेट बढ़ भी रहे हैं। हमने अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी कर ली थी ड्यू टू इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज़, जिसके वजह से हुआ क्या, जो मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट था एंड इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट था ये घट गया पहले से, है ना, डिक्लाइंस। अब ये घट गया, इसका मतलब हुआ क्या, ये इनके जब मरने की संख्या जब कम हुई तो ओवरऑल ये जिंदा ही तो हैं। तो मतलब क्या हुआ कि पहले के समय से अभी के समय में ये हुआ कि पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ी। अब देखो यहाँ पे ये कोई बुरी बात नहीं है कि ये पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ये कोई बुरी बात है। ध्यान देने वाली ये बात है कि पॉपुलेशन बढ़ना तो चलो नॉर्मल चीज़ है, कि रिप्रोडक्शन तो एक बेसिक क्राइटेरिया है, ठीक है, एक बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है। यहाँ पे हमें ध्यान ये देना था कि पॉपुलेशन अगर हद से ज़्यादा बढ़ी तो फूड के लिए सरवाइव करना, रहने के लिए जगह देखना, सारी चीज़ों के लिए क्या होगा, कंपटीशन होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, ये जंग छिड़ जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान ये दिया गया कि एक काम करो, ये बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट को तो आप रोक नहीं सकते, तो इससे बेटर एक काम कर सकते हो, कुछ बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस देख लो, है ना, कि मतलब रिप्रोडक्शन में किसी भी तरह की कोई रुकावट तो ना आए, बट साथ ही साथ हम पॉपुलेशन को भी कंट्रोल में रख पाएँ। तो उसके बाद आया था बर्थ कंट्रोल का ऑप्शन, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में भी। यहाँ पर हमने पॉपुलेशन रिलेटेड कुछ बातें करी, ज़रा सा देखना, एक और छोटी सी बात करी गई थी यहाँ पे, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को लेके। ग्रोथ रेट मतलब कितने दर से कोई भी चीज़ बढ़ रही है या घट रही है। तो देखा ये गया कि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ की रेट थी ये लगभग 2% से
या उससे थोड़ा कम से इंक्रीज कर रही थी। कहने का मतलब ये है कि एक जगह पर अगर नोटिस करो तो 1000 में से 20 लोग हर साल बढ़ रहे थे। ठीक है, 2% अगर मैं कहूँ तो 100 में से 2 लोग, है ना, 100 में से नहीं, मतलब 100 लोग का अगर ग्रुप हो तो उसमें हर साल मैंने देखा कि 2 लोग बढ़ रहे हैं। तो ये क्राइटेरिया लिया गया था 1000 लोगों के बीच में। 1000 लोग की पॉपुलेशन में देखा गया कि हर साल 20 लोग बढ़ जा रहे हैं। तो अगर ऐसे ही हर साल 20 लोग बढ़ते गए तो बैलेंस मेंटेन हो पाना तो ना के बराबर है। तो यहीं से फिर गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें लाई। गवर्नमेंट ने एक्शन भी लिया इस बेस पे, पता है, गवर्नमेंट ने एक्शन भी लिया। जो मैंने अभी सारी बातें बताई थी वही सब है, समझ लो। यहाँ पर गवर्नमेंट ने टेक्स एक्शन, गवर्नमेंट ने एक्शन भी लिया कि भाई बहुत हो रहा है। गवर्नमेंट ने पहले ही एक्शन लिया था ये सारी चीज़ें जब नोटिस हुई, तो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, कुछ स्टेप्स लिए, है ना, जिसमें से एक बड़ा फेमस स्लोगन था, एक बड़ा ही फेमस स्लोगन था। क्या था वो? हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। मतलब कहने का मतलब है कि पति पत्नी है, इनके बच्चे 2 ही हैं, है ना। तो ये चीज़ रखा गया कि आप 2 हो, आपके बच्चे भी 2 हो, तो ये बैलेंस बना रहे। ऐसा नहीं आप ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाओ तो इम्बैलेंस होता रहे, और हर कोई ऐसे ही करता रहेगा तो कितनी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो ये स्लोगन के साथ साथ अवेयरनेस रखी गई। बस हो गए, टीवी हो गई, न्यूज़पेपर हो गए, या सिनेमा हॉल हो गया, जहाँ जगह मिली वहाँ पोस्टर चिपकाया, आर्टिकल्स डाले, सब जगह फैलाते गए कि अवेयरनेस फैलाओ कि पॉपुलेशन हमें कम करनी है, इन्हें बर्थ कंट्रोल के ऑप्शन दिलाओ, हो सके तो फ्री में बांटो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई आए तो इन्हें फ्री में कॉन्ट्रासेप्टिव चीज़ें दो, पिल्स दो, इनके बारे में बताओ कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, इससे ये होगा। या फिर अगर किसी को परमानेंटली चाहिए कि हाँ मुझे नहीं चाहिए बच्चे, तो सर्जरी के द्वारा उन्हें ठीक करो। ये सब आगे पढ़ेंगे कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं, क्या होता है कॉन्ट्रासेप्शन, प्रेगनेंसी को रोकने का तरीका, यही समझ लो। ठीक है, तो ये काफ़ी फेमस स्लोगन, हम दो हमारे दो, ऐसे बस वस पे लिख के आ जाता था, ऐसे तोता मैना छपे होते थे, या 2 कपल ऐसे छपे होते थे एक एक बच्चा लिए। और एक और भी ऐसे स्लोगन था कि छोटा परिवार सुखी परिवार, कुछ इस तरीके से काफ़ी स्लोगन थे। और एक और स्टेप बड़ा अच्छा लिया था गवर्नमेंट ने, अच्छा क्या कुछ लोगों के लिए बुरा भी था वो स्टेप, ये लिया कि मैरिज की एज बढ़ा दी, इंक्रीज मैरिजेबल एज बढ़ा दी। मेल में कर दी कितना, 21 साल, एंड फीमेल में 18 साल। जो कि पहले ये शादी हो जाती थी, कपल हो जाते थे इससे पहले ही, काफ़ी कम उम्र में ही, मतलब 13 साल 12 साल इस पे ही शादी हो जाती थी। लेकिन फिर बाद में साइज, मतलब एज की क्राइटेरिया बढ़ाया गया कि हाँ ये सब चीज़ें हम करके कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन को। और साथ ही साथ ये स्लोगन से ये भी बताना चाह रहे थे कि आप और भी ऑप्शंस पे जाइए, ठीक है, आप इन चीज़ों पे कोई डिलाई नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी कि हाँ, मतलब होता है ना कि जो भी सेक्सुअल नीड है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऊपर से कॉन्ट्रासेप्शन हो जाएगा, एक्स्ट्रा और भी बेबी नहीं होंगे। लोग ये चाहते भी थे कि नहीं अब हमें नहीं चाहिए बेबी, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि कैसे हम रोक सकते हैं। तो जब उन्हें पता चला तो काफ़ी लोग सपोर्ट में भी थे, बाकी कुछ लोग थे जिन्हें हेजिटेशन होती थी कि पता नहीं क्या है, कहीं कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि पढ़े लिखे थे नहीं तो उन्हें प्रॉब्लम भी होती थी। बट फिर प्रॉपर अवेयरनेस करी गई, धीरे धीरे उन्हें अभी भी देखा गया है कुछ हद तक गाँवों में अभी भी लोग वैसे ही हैं। बट हाँ, जो थोड़े एजुकेटिंग है, थोड़ा समझदार है, तो सिटीज़ में काफ़ी जगह ये भी देखा गया लोगों ने 1 चाइल्ड नॉर्म को भी अपनाया, मतलब 2 पेरेंट्स हैं, उनके एक ही बच्चे हों, उन्हें उसी में संतुष्टि है। तो बहुत सारे एजुकेटिंग लोग ऐसे भी थे जो इस चीज़ को भी अपनाएं ताकि ओवरऑल पॉपुलेशन कंट्रोल भी हो। तो ये सब बातें थोड़ी सी थी
इसके आगे हम लेकर चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस में, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में। सारी चीज़ें एक एक करके डिटेल में अच्छे से जाएंगे, ठीक है। और वहाँ से भी काफ़ी सवाल आने के चांसेस होते ही होते हैं। इस पार्ट से तो मेजरली ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, लेकिन हाँ, बर्थ कंट्रोल वाले ऑप्शन से सवाल आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और आए भी हैं काफ़ी बार। तो नेक्स्ट लेक्चर में भी बने रहना और अच्छे से सारी चीज़ें डीपली सीखना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।